हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल बी जो कर रहे थे उसका सेकंड चैप्टर है, यूनिट 2 करेंगे, अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। तो इसमें क्रेडिट अप्रेजल का क्या प्रोसेस होता है। क्रेडिट रिस्क को सबसे पहले देखा जाता है क्रेडिट रिस्क और रेटिंग। तो क्रेडिट रिस्क है उसका मतलब क्या है कि जो काउंटर पार्टी है, मतलब जो बोरोअर है, वो डिफॉल्ट करेगा या समय से आकर पैसा पेमेंट करता रहेगा बैंक का, वो उसकी प्रीवियस हैबिट्स कैसी रही हैं, उसके ऊपर क्या लाइबिलिटीज़ हैं, उसके पास क्या एसेट्स हैं, उसके पास क्या इनकम रिसोर्सेज हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो वो जो पूरी रेटिंग होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क एंड रेटिंग। ठीक है। लेंडर्स जो है, मतलब जो बैंक्स हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो उधार दे रहे हैं, जो कर्जा दे रहे हैं, वो बेसिकली इंडिविजुअल बोरोवर्स की क्रेडिट रेटिंग पर रिलाय करते हैं, भरोसा करते हैं। और क्रेडिट रिस्क रेटिंग जो है वो एक तरह का अप्रेजल करने का एक टूल है कि हमें लोन देना है कि नहीं देना है। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज डिस्क्लेमर देख लीजिए, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। कुछ एस्पेक्ट्स बताए गए हैं। अप्रेजल के 7 C's कहा गया है, मतलब क्रेडिट वर्दीनेस व्यक्ति की, उसका कैरेक्टर कैसा है, कैपेसिटी क्या है उसकी लोन लेने या देने की, कैपिटल कितना लगा रहा है अपने पास से, कोलेट्रल क्या दे रहा है एज अ सिक्योरिटी, क्या क्या कंडीशंस है, और कैश फ्लो कैसा रहेगा। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं अप्रेजल के, इनको 7 C's के नाम से डिनोट किया जाता है। कुछ कार्डिनल पैरामीटर्स बताए गए हैं लेंडिंग यानी लोन देते वक्त। तो क्या क्या है। पहली बात, बोरोवर्स की क्रेडिट वर्दीनेस को इवैल्यूएट करना। उसके बाद किस पर्पस के लिए बोरोवर लोन ले रहा है वो चीज़ वेरीफाई करना। बोरोवर का सोर्स ऑफ रीपेमेंट क्या है, इनकम क्या है, मतलब सैलरीड पर्सन है या बिजनेस पर्सन है या कहीं से रेंटल इनकम होती है उसकी, क्या कैश फ्लो का क्या टाइमिंग रहता है, मंथली आता है, वीकली आता है, डेली पैसा आता है, वो सब देखना। उसके बाद क्या कोलेटरल सिक्योरिटी बोरोवर दे रहा है उसका असेसमेंट करना। मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ लोन में बताया गया कि लोन बेसिकली बिजनेस एंटरप्राइजेस को किया जाता है। दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। वर्किंग कैपिटल लोन अगर इंडिविजुअल किया है तो वो हाउसिंग पर्पस से होता है या व्हीकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इस तरह की चीज़ों के लिए भी हो सकता है। कई प्रकार है लोन के, ये बेसिकली दो तरह में डिवाइड किया है उन्हें। वर्किंग कैपिटल के असेसमेंट के लिए कहा गया है कि या तो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल या तो फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, इन दो एरियाज में इनको क्लासिफाई किया गया एंटरप्राइज के लिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि फर्म का वो फंड जो कि शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स के लिए यूटिलाइज होता है, जैसे कैश के लिए, डेटर्स के लिए, इन्वेंट्रीज के लिए। मतलब क्या हो गया, कुल मिला के डे टू डे एक्सपेंसेस जो है, जिनको करंट एसेट्स बोलते हैं, करंट रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं, उनके लिए जो पैसा चाहिए हो उसको वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। सपोज आप एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी फर्नीचर की शॉप है और आप फर्नीचर बना के बेचते हो, तो आप उसके लिए आपको लकड़ी या अगर लोहे का काम करते हो तो लोहे की सरिया, रॉड, एंगल, ये सब आपको रॉ मटेरियल हुआ ना। तो जो रॉ मटेरियल खरीदने का काम है, जो जो उसमें जो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, वो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा। वर्किंग कैपिटल में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल करंट एसेट्स में एंटरप्राइज यानी बिजनेस ने जो इन्वेस्ट कर रखा है उसको बोलेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ये बेसिकली टैंजिबल मूवेबल एसेट्स होते हैं, मतलब स्थायी नहीं होते हैं, स्थायी होते हैं और टैंजिबल होते हैं। मतलब ये इसमें आपका पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब चीज़ें इसमें, गुडविल, ये सब इसमें नहीं आएगा। टैंजिबल मतलब इसको आप छू सकें। ठीक है। इसमें ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है वो जनरली 1 साल के अंदर का होता है। मतलब आज माल लाए तो 2 महीने बना के आपने फिनिश गुड्स बेच दिए, या आज मान ला आपको, मान लीजिए 2 महीने, 4 महीने, साल भर लग गया, बट मैक्स टू मैक्स 1 साल, 1 साल के अंदर अंदर जो आप माल रॉ मटेरियल से बेचे हो, दैट मनी विल बी काउंटेड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस कॉन्सेप्ट है, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं। पहली बात तो ये एंटरप्राइज जो है, जो भी बिजनेस होता है, उसको करंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बता देता है सही टाइम पर कि भाई ओवरऑल आपको कितने पैसे की आवश्यकता है एट द पर्टिकुलर टाइम। ठीक है। दूसरी बात, ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि जो भी करंट असेट्स में पैसे लगे हुए हैं उसको वो ऑपरेट कर सके, इसमें मैनेजमेंट की हेल्प करता है। नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेट वर्किंग का मतलब होता है जो लिक्विड सरप्लस होता है, मतलब कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो डिफरेंस है। देखिए भाई, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या, मान लीजिए आपने कहीं से रॉ मटेरियल लिया, तो मान लीजिए आपने, सपोज एग्जांपल करते हैं, आपने 100 रुपये का माल लिया, ठीक है, और आपने उसमें से 20 रुपये का माल, और मान लीजिए आपने पहले भी कहीं से कुछ माल बेच भी रखा था जो आप जिसका पेमेंट कर चुके हो रॉ मटेरियल का। मान लीजिए आपने 20 रुपये का सामान बेच रखा था, तो 20 रुपये की आपके पास जो रसीदें हैं या जो सामान आप बेच चुके हैं वो पैसा आपके पास आना है, तो वो क्या होगा, आपके एसेट्स हो जाएंगे, और जो रॉ मटेरियल आपने उधार ले रखा है वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। तो क्योंकि ये दोनों टेम्परेरी हैं, जो एसेट्स मतलब जो आपकी रसीदें आपके पास है वो भी आपको महीना, 2 महीना, 3 महीने में मिल जाएगा, और जो लायबिलिटी आपकी वो भी आप महीना, 2 महीना, 3 महीने में चुका दोगे। तो जो करंट लेवल पर जो है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों का अगर डिफरेंस दिखाओगे तो वो होगा नेट वर्किंग कैपिटल। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, जो आप ओवरऑल उधार ले रखा है वो सारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, उसमें एसेट से कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल जो बेसिकली कहा गया है ये 1:1 से ज़्यादा होना चाहिए और सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए, जिससे कि जो कंपनी, जो बिजनेस, जो एंटरप्राइज है उसके पास फंड्स बने रहे, वर्किंग फंड्स बने रहे। नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें कुछ और रीजन से बताए गए हैं। क्या क्या और रीजन हैं? एक तो ये अच्छी बात क्या है, मतलब उसमें एक तो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है फर्म की अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को मीटअप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये उसकी नेटवर्किंग कैपिटल से क्लियर होता है। साथ ही ये मार्जिन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं उनको मार्जिन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। भाई अगर नेट वर्किंग कैपिटल आपके पास रहेगा तो क्या होगा कि आपने, इसका मतलब कहीं से पैसा आना भी है, ये नहीं सिर्फ देना ही देना है, आना भी है। तो आना है तो भरोसा रहेगा उस पर। तो कुल मिलाकर जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स जिनसे हमने बहुत कम समय के लिए उधार ले रखा, उनको तसल्ली हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल जो ओवर होता है वो किस चीज़, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? रॉ मटेरियल जो भी स्टॉक प्रोसेस में होता है, जो फिनिश्ड गुड्स है, तैयार सामान जो स्टोर में रखा है, या वो सामान जो आप शिपमेंट कर चुके हो, मतलब भेज चुके हो लेकिन भी ट्रांजिट में कस्टमर पास पहुंचा नहीं है। कोई अन्य कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं। कोई भी रिसीवेबल्स या सन्ड्री डेटर्स, मतलब कि रिसीवेबल्स का मतलब क्या है? कोई रसीदें वगैरह आपके पास किसी की हैं, और अन्य कोई एक्सपेंस खर्चे हो, तो ये सब वर्किंग कैपिटल का पार्ट माने जाते हैं। ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल में कहा गया है की जो ड्यूरेशन होती है परचेज की, रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर के जो फिनिश्ड गुड्स को बेचने तक की, और उसका पैसा रियलाइज करने की, मतलब पैसा प्राप्त करने की, ये पूरी ड्यूरेशन को क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग साइकिल कहेंगे। जो ये पूरा प्रोसेस ऑपरेटिंग साइकिल वाला, ये बार बार रिपीट होता है। आपने सामान लिया, फिर रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड में बदला, उसमें मतलब प्रोसेस किया उसको, फिर उसको फिनिश गुड किया, फिर उसको बेचा, मतलब मार्केटिंग करी, फिर उसको सेल किया, और उसके बाद उससे पैसा वापस आया। तो ये पूरा जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल। सबसे पहले देखिए एक बहुत अच्छा साइकिल दिया हुआ है। पहले कैश है, कैश से रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने लगा, फिनिश गुड्स बन गए और डेटर्स को मतलब बेच दिया, तो वो अब आपके उधार करता होगा। ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन, रिक्वेस्ट किया आप प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दिएगा, सो दैट वील बी मोटिवेटेड। इसके बाद एक कॉम्पिटिशन दिया है ऑपरेटिंग साइकिल, अगर आप चाहें तो आप उसको पॉज करके देख सकते हैं। बहुत रिलेवेंट नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम लोग बाद में करेंगे। बैंक जो है वो 4 मेथड बताए गए हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के। पहला है टर्नओवर मेथड, फिर है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, फिर है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस यानी MPBF मेथड, और फिर है कैश बजट मेथड। ये 4 मेथड होते हैं जिससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को असेस किया जाता है, या वो क्या आता है, क्या बोलेंगे उसको, कैलकुलेट किया जाता है। टर्नओवर मेथड में क्या है? MSE यूनिट्स यानी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होती हैं, जिनका वर्किंग कैपिटल लिमिट अप टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ तक का होता है बैंकिंग सिस्टम, जिन्होंने वर्किंग कैपिटल रखा है, उनको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस किस बेसिस पे दिया जाता है? 20% एनुअल टर्नओवर पर। मतलब सपोज ये करते हैं, किसी माइक्रो स्मॉल यूनिट एंटरप्राइज जो है उसका अगर टोटल साल में खर्चा 1 लाख का है तो उसको 20,000 रुपए दे दिया, खर्चा नहीं सॉरी, टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या है? टोटल सेल, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, टोटल टर्नओवर है किसी का 100 रुपए है तो उसको 20% यानी 20 रुपए तक का लोन दे दिया जाएगा। ये कहां तक का अप्लाई होता है? 5 करोड़ तक के उस पर अप्लाई होता है, जिनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट कितनी है? 5 करोड़ तक की रहेगी। इस मेथड में क्या होता है, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोरोअर की होती है वो बेसिकली ओवरऑल 25% पे कैलकुलेट, मतलब 100 रुपए में 25% पैसा निकाला जाता है, यानी 25 रुपए होगा। फिर कहा जाता है कि इसमें से 5 रुपए जो है वो, मतलब 5% जो है वो बोरोअर मार्जिन मनी में डालेगा, तो बचे हुए 20% यानी 20 रुपए जो है वो बैंक देगा। ये मेथड का, इसका बहुत सिंपल मेथड होता है, इसकी इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको आप चाहे 100 रुपए में 20 रुपए मान लो, या 100 रुपए में 25 रुपए मान के 5 रुपए उसमें उनका मान लो, क्या नाम, मार्जिन मनी मान लो, फिर मान लो, ये आपकी इच्छा। एक एग्जांपल दिया, इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक एट इट। फिर आता है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो भी टोटल करंट एसेट्स होते हैं और जो करंट लायबिलिटीज होती हैं उनका एस्टिमेशन करना पड़ता है, जो रॉ मटेरियल क्रेडिट पे यानी उधारी पे अवेलेबल है, और जो बैंक फाइनेंस रिक्वायर्ड है पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल के लिए, वो बताया जाता है। मतलब सपोज ऐसा करते हैं कि मान लीजिए 100 रुपए का सामान किसी को उधार रॉ मटेरियल लेना है, तो उसमें क्या किया, कुछ तो जो बेचने वाला, जो सेलर है, जो रॉ मटेरियल बेच रहा है, उसने कहा कि भाई आपको 50 रुपए का या 20 रुपए का सामान वैसे देंगे, लेकिन बाकी 80 रुपए हमसे चाहिए। तो 20 रुपए जो हो गया वो तो उधारी पे होगा, क्रेडिट पे होगा। जो 80 रुपए हैं वो किससे लेने हैं? वो बैंक से लेने हैं। ठीक है। और अगर किसी प्रकार का एडवांस पेमेंट वगैरह डेटर्स को दिया गया है, मतलब ऑर्डर्स के लिए लिया गया है सॉरी, तो वो भी इसमें काउंट होता है। ये ऑपरेटिंग साइकिल का मेथड है। मतलब क्या हो गया कि 100 रुपए में 20 रुपए का, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 भी होता है, 30 भी होता है, जो आपको उधार पे देने को तैयार है सेलर, बचे हुए 70 या 80 रुपए वो कह रहा है कि आपको बैंक से लेने पड़ेंगे, या आपको देना पड़ेगा। एक तो वो काउंट होगा। दूसरी बात, यदि आपने बात कर रखी है पहले से किसी बायर से कि भाई हम इसको बना करके फर्नीचर के जो हम एंगल्स खरीद रहे हैं अभी, और इसको बना करके हम आपको बेचेंगे, तो उसने कहा ठीक है, मैं आपसे ले लूंगा, और अभी आप एडवांस के तौर पर कुछ मतलब 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख या जो भी उसका अमाउंट है उस हिसाब से कुछ % दे दिया। तो जो पैसा उसने एडवांस में ले लिया वो भी ऑपरेटिंग साइकिल में काउंट होगा। ठीक है। इसमें केवल वो डेटर्स जिनका आउटस्टैंडिंग जो है 180 दिन से के अंदर तक
का होता है वही इसमें काउंट होते हैं, ठीक है। 180 दिन के ऊपर वाले इसमें ऑपरेटिंग साइकिल में काउंट नहीं होते हैं। अगर क्रेडिटर्स मान लीजिए एक्सेस में है तो जो एक्सेस पोर्शन है वो वैल्यू ऑफ स्टॉक से कम कर दिया जाएगा, और अगर डेटर्स एक्सेस में है तो जो बैंक है वो सरप्लस फाइनेंसिंग के लिए कंसीडर करेगा। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जो भी इसमें लेन देन का प्रोसेस है उसके लिए कहा गया है कि जो उधार करता है उनका साइकिल 180 दिन के ऊपर का नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए एडवांस कुछ ज़्यादा ही मिल गया आपको, आप सामान तो 100 रुपये का ही, लेकिन एडवांस 2-4 लोगों ने आपको दे दिया तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया आपके पास, या बहुत पहले एडवांस मिल गया, तो क्या होगा, तो उस हिसाब से फंड कम कर दिया जाएगा। और अगर एडवांस कम मिला है और आपके पास उधारी ज़्यादा है तो आपका जो फंड है वो बढ़ा भी दिया जाएगा। ये होता है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का प्रोसेस, ठीक है। मैक्सिमम परमिशन बैंक फाइनेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल टाइम। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।